हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है समुद्रगुप्त। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त कौन था? तो आज हम लोग इससे पढ़ने से पहले देखते हैं कि समुद्रगुप्त आखिर था कौन। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसका पुत्र था। प्रश्न दूसरा है, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा को मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना था। चलिए दोस्तों, प्रश्न तीसरा देखते हैं। समुद्रगुप्त की विजय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने भारत की राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने उत्तर भारत के राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उसके साहस और पौरुष की चारों ओर चर्चा होने लगी। अपनी सेना का संचालन वह स्वयं करता था और एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग लेता था। धीरे धीरे उसने पूर्व में बंगाल तक अपना राज्य फैलाया। पूर्वी तट के द्वीपों पर आक्रमण के लिए उसने नौसेना का गठन किया। तो नौसेना का गठन किसने किया? तो समुद्रगुप्त ने। यह प्रश्न पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं? इस अवसर पर समुद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई थी? तो पहले देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ आखिर है क्या, फिर इस अवसर पे उन्हें जो समुद्रगुप्त हैं उनको क्या उपाधि दी गई थी। उत्तर देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था। अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। इस अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई थी? तो महाराजा धीराज का उपाधि उन्हें दी गया था। चलिए प्रश्न 5वां देखते हैं। प्रश्न 5 नंबर है, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासन काल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न किसी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया। उस समय उत्तर भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। समुद्रगुप्त ने न केवल इस सती प्रथा को समाप्त किया वरन महिलाओं को मर्यादा और प्रतिष्ठा को भी यथोचित महत्व प्रदान किया। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 6 नंबर है, समुद्रगुप्त के शासन काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को शासन के संचालन में शुद्ध व्यवहार, न्याय, समानता और लोक कल्याण पर अधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे। नहरों एवं सड़कों का जाल सा बिछा था। भारत भूमि धन धान्य से परिपूर्ण था। पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। समुद्रगुप्त की उदारता की प्रशंसा बौद्ध भिक्षु भी करते थे। अतः समुद्रगुप्त के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों, यह एक महान राजा थे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।